आइए आज चर्चा करते हैं चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर्स की। हालांकि ये टॉपिक कैपेसिटर से है जो कि हमने चैप्टर नंबर 2 में करा था, लेकिन फिर यहाँ इसको डिस्कस करने का क्या मतलब था, क्योंकि यहाँ हम लूप बनाने वाले हैं तो पहले तो किरचॉफ को यहाँ यूज़ करेंगे और दूसरी बात कहीं ना कहीं करंट के फ़्लो के रिगार्डिंग है, चाहे पार्शियली है, थोड़ी देर के लिए ही है, लेकिन अल्टीमेटली करंट का फ़्लो है। तो करंट, इलेक्ट्रिसिटी और साथ में किरचॉफ की प्रैक्टिस, ये दोनों होता है, तब जाकर के टॉपिक और थोड़ा अच्छे से समझ आता है। इसीलिए इसको हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी के आखिर में डिस्कस करने की सोची। टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में इसका एक एग्जाम्पल भी है और इसके ऊपर काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। इसीलिए इस टॉपिक को अच्छे से समझना और करना बहुत ज़रूरी है। प्यारे बच्चों, इसमें थोड़ा आपको ये समझना है कि जब कोई कैपेसिटर चार्ज होता है या डिस्चार्ज होता है, हमने बहुत ही अभी तक की हमारी जो स्टडी है वो बहुत फास्ट स्टडी है, जिसमें हमने इस चीज़ का ध्यान नहीं रखा कि कितना टाइम लग रहा है, ग्रेजुअली कैसे चार्ज का इंक्रीज़ हो रहा है कैपेसिटर पे के ऊपर। हमने सीधा देखा कि बैटरी लगाई और कैपेसिटर चार्ज हो गया। अब हमें टाइम गैप को थोड़ा सा बढ़ाना है, मतलब शॉर्ट टाइम को डिटेल में स्टडी करनी है। एग्जाम्पल के लिए कि जब आपने बैटरी से किसी कैपेसिटर को कनेक्ट किया तो आपको भी पता है कि उसको फुल्ली चार्ज होने में जो पॉजिटिव प्लेट होगी बैटरी की, वहाँ से पॉजिटिव चार्जेस जाएंगे और जो कैपेसिटर की प्लेट पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट होगी वो पूरी की पूरी पॉजिटाइज चार्ज हो जाएगी और उसके अपोजिट वाली नेगेटाइज चार्ज हो जाएगी। तो इस प्रोसेस में कुछ टाइम तो लगता होगा। ये कब तक चार्जिंग का प्रोसेस चलेगा? जब तक कि दोनों के वोल्टेज टर्मिनल डिफरेंसेस इक्वल ना हो जाएं। लेकिन हमें चर्चा इस बात पे करनी है कि टाइम के साथ क्या रिलेशन है, इंस्टेंटेनियस चार्ज कैसे निकालें, कि एक पर्टिकुलर टाइम में कितना चार्ज हो गया होगा कैपेसिटर के ऊपर। तो बड़ी ही मज़ेदार स्टडी है जिसको आज हम करेंगे। तो चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग दोनों के क्वेश्चंस आते हैं, दोनों को समझना होता है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। इस प्रोसेस को आप समझिए। आइए इस डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। मान लिया कि एक बैटरी मैंने जिसकी ईएमएफ ई है वो एक कैपेसिटर से कनेक्ट करी और बीच में एक रजिस्टर लगाया मैंने। आप जानते हैं क्योंकि ईएमएफ और कैपेसिटर के बीच में हम एक रजिस्टर लगाते हैं जिससे एनर्जी का लॉस और थोड़ा एनर्जी लेवल को मेंटेन करें। ये हम सबको पहले पता है पुरानी स्टडीज़ के अकॉर्डिंग। अब जो ये सीन आपके सामने दिख रहा है, इसमें धीरे धीरे करंट यहाँ से ट्रांसफ़र हो रहा होगा और इसको चार्ज कर रहा होगा। ये धीरे धीरे चार्ज प्रोसेस चल रही होगी इसकी। अब ज़रा समझते हैं इस कहानी को कि सबसे पहले तो आप ये देखिए कि जब इसके पास चार्ज पहुँच रहा होगा, उसके लिए यहाँ से करंट फ्लो कर रही होगी। तो सबसे पहले तो हम इस पूरे लूप के सीन को थोड़ा समझ लें तो हमें ईजी होगा, करंट का रिलेशन हमारे को समझ आएगा। मान लिया कि टी टाइम में ये क्यू चार्ज हुआ, टी टाइम में इसके ऊपर क्यू चार्ज है, ये क्यू चार्ज एट टी टाइम। टाइम कितना आया? टी। तो आपको बताना है कि उस क्यू का क्या रिलेशन है टी के साथ। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारे पास ये लूप है। तो अगर मैं लूप लॉ लगा दूं, कौन सा लूप लॉ है? किरचॉफ्स लूप लॉ, यानी केसीएल। अगर आप लगा दो किरचॉफ्स लूप लॉ, तो इस पूरे लूप में अगर हम थोड़ा समझें इस कहानी को, तो सपोज़ कि मैं क्लॉकवाइज मूव करता हूँ तो नेगेटिव से पॉजिटिव जाने की तरफ मैं हमेशा इसको पॉजिटिव लेता हूँ। ये आपको पता है कि माइनस से प्लस जाने का मतलब आपने प्लस ले लिया, प्लस में ही फिर जैसे ही यहाँ पहुँचा तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा माइनस में क्यू बाई सी। मान लिया कि टी टाइम में ये इसके ऊपर क्यू चार्ज आ गया तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? क्यू बाई सी। आप जानते हैं क्यू इज इक्वल्स टू सी इंटू वी, ये हम सब ने पढ़ा हुआ है। तो v इज इक्वल्स टू हो जाएगा क्यू बाई सी, यानी पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दिस कैपेसिटर विल बी इक्वल्स टू क्यू बाई सी, क्योंकि टी टाइम में इसके ऊपर कितना चार्ज आ गया है? क्यू चार्ज आ गया है। अब माइनस यहाँ से भी कुछ ड्रॉप होगी करंट, यहाँ से मान लिया इसके अंदर आई करंट जा रही है तो ये हो जाएगा आई आर इंटू ज़ीरो। तो आई होप कि आप ये एक्सप्रेशन बहुत ही आसानी से समझ गए कि मैंने किरचॉफ का केसीएल लगाया हुआ है, ई माइनस क्यू सी माइनस आई आर। अब मैं अगर इसको सिंप्लीफाई करूं, क्योंकि मुझे करंट चाहिए ताकि मैं करंट से चार्ज को रिलेट कर सकूं या लिंक कर सकूं, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूं तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। ज़रा ध्यान से देखिए इसको, ई माइनस क्यू बाई सी इज इक्वल्स टू आई इंटू आर।
आई होप कि ये वाला एक्सप्रेशन आपको समझ आया, जिसको फर्दर आप और अच्छे से थोड़ा सा लिख सकते हैं। इसको अगर लिख सकते हैं आप, ये सी एलसीएम लेकर के इधर आया, आप ज़रा ध्यान से देखिए यहाँ आ रहा है, इसको अपन लिख सकते हैं सी टाइम्स ऑफ ई माइनस क्यू इज इक्वस टू आई इंटू आर। लेकिन ये डिवाइड में सी है तो होल का सी भी आ जाएगा डिवाइड में। तो आई होप कि आपको ये वाला एक्सप्रेशन समझ आया। अगर मैं सिर्फ करंट की वैल्यू यहाँ से निकालूँ आई की वैल्यू, तो ये आर इधर आ जाएगा। सो आई के लिए हमारे पास एक्सप्रेशन हो जाएगा आई विल बी इक्वलेंट टू सी ई माइनस क्यू अपॉन आर सी। देखिए मैं इस आर को इधर ले आया तो नीचे आ गया डिवाइड में आर सी। सो करंट का फार्मूला आ गया हमारे पास सी ई माइनस क्यू। देखिए कैपेसिटेंस कांस्टेंट क्वांटिटी, ई एक कांस्टेंट क्वांटिटी, आर भी कांस्टेंट और सी भी कांस्टेंट, लेकिन क्यू में वेरिएशन है। क्यू की क्वांटिटी हमें नहीं पता कि कितनी है। अब मेरे को एक बात बताइए, क्योंकि ग्रेजुअली वक्त के साथ टाइम इंक्रीज हो रहा है, यानी टाइम चार्ज इज़ फंक्शन ऑफ टाइम। अगर अमाउंट ऑफ चार्ज को देखें, अगर मैं इंस्टेंटेनियस करंट की बात करूं या इस आई को मैं कहूं, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि डी क्यू अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू सी ई माइनस क्यू अपॉन आर सी। आई डोंट थिंक कि इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम होगी। मैंने सिर्फ करंट को डी क्यू बाई डी टी लिखा है। अब अगर मैं इस डी टी को इधर भेज दूँ और डी क्यू को इधर ले आऊँ, क्योंकि मुझे क्यू को, देखिए ये कौन सा प्रोसेस है, ये ग्रेजुअली चार्ज के एडअप होने का प्रोसेस है। एडअप होने का प्रोसेस का मतलब एड ऑन होना, तो मुझे धीरे धीरे सारी चार्जेस को जोड़ना पड़ेगा। सो अगर मुझे टोटल चार्ज निकालना है तो मुझे इस पूरे प्रोसेस को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, यानी कि मुझे धीरे धीरे सारी चार्जेस को यहाँ जोड़ करके टी टाइम की टोटल चार्ज को निकालना है। तो इस प्रोसेस के लिए हमें करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। तो अब क्यू का टर्म यहाँ है, तो इस डी टी को इधर ले आइए और क्यू को यहाँ ले आइए। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1 अपॉन सी ई माइनस क्यू डी क्यू इज इक्वस टू 1 अपॉन आर सी इंटू डी टी। अब यहाँ डी क्यू का टर्म है और यहाँ आर सी का डी टी का टर्म है। अगर आप दोनों साइड को इंटीग्रेट कर दें तो हमारे को क्यू और टाइम का रिलेशन आ जाएगा। फिर से कहता हूँ, अगर हम इन दोनों साइड को इंटीग्रेट कर लें, इसका मतलब मैंने यहाँ क्या किया है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो आपको अच्छे से समझ आ गया कि दोनों साइड का इंटीग्रेशन के बाद इससे क्यू का टर्म आ जाएगा और डी टी से टी का टर्म आ जाएगा और सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ एक छोटी सी प्रॉब्लम आएगी कि इसका इंटीग्रेशन करें कैसे, क्योंकि यहाँ सिर्फ सिंगल क्यू का टर्म नहीं है, क्यू के साथ सी ई का भी एसोसिएशन है। आप प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जानते हैं, अगर कोई चीज़ किसी के साथ ऐड होती है इसका मतलब उसका डायमेंशन सेम है, यानी सी और ई का जो प्रोडक्ट आएगा वो कहीं ना कहीं चार्ज को ही बताएगा। यानी चार्ज यहाँ अकेला नहीं है, यहाँ सी ई के साथ है। तो इस कंजुगेशनल फॉर्मेट को कैसे इंटीग्रेट करते हैं ये मैं आपको सिखाता हूँ। सो आई होप कि आपने इस पोर्शन को अच्छे से देख लिया, ताकि मैं इसको डिलीट करके आपको इंटीग्रेशन का प्रोसेस यहाँ समझाऊँ। तो मैं इसको डिलीट करता हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए एक बार। अब आइए शुरू करते हैं। सो आपने फाइनली ये समझ लिया कि 1 अपॉन सी माइनस क्यू इंटू डी क्यू और 1 अपॉन आर सी डी जी। यहाँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वन कॉन्स्टेंट आर सी कॉन्स्टेंट बाहर ले लेंगे और डी टी का इंटीग्रेशन टी हो जाएगा। तो आपको यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप रेंज 0 से टी तक ले लें। आपको समस्या जो फील करनी पड़ेगी वो यहाँ देखिए, इंजीनियरिंग यानी कि जिनके पास मैथमेटिक्स है उनके लिए तो ये बड़ी हर्डल नहीं है, वो जानते हैं कि इसको कैसे करना है। लेकिन कुछ बच्चे मेडिकल के भी हैं जो चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग को पढ़ रहे होते हैं और अपने क्वेश्चंस को ट्राई कर रहे होते हैं, तो इस एक्सप्रेशन को उनके लिए समझ पाना कई बार इजी नहीं होता। तो इसीलिए मैं इसको पूरा अच्छे से इसको डिफ़ाइन करूँगा उन बच्चों के लिए जिनको थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, और जिनको अच्छे से आता है उनका एक बार रिविज़न हो जाएगा। उन्हें तो पहले से पता ही है कि इन टर्म्स का कैसे करते हैं। देखिए, अगर ये केवल q होता तो 1/q dq का इंटीग्रेशन जानते हैं 1/x dx का होता है log x, ये हम सब जानते हैं। 1/x dx का इंटीग्रेशन होता है log x, लेकिन इसके साथ एक एसोसिएटिव टर्म भी है, तो अपन इसको डायरेक्ट 1/x dx के फॉर्म में नहीं ले सकते, यानी 1/q dq, क्योंकि इस टर्म के एसोसिएशन के साथ। तो एक काम करता हूँ, उस टर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को x मान लेता हूँ। अब बहुत आसान तरीके से बता रहा हूँ कैसे करते हैं इसका। मेरे पास जो ये कॉम्प्लेक्स टर्म है इसको मैंने मान लिया कि लेट CE माइनस Q इज इक्वल्स टू x। अब आपको यहाँ से समझ आया कि CE माइनस x को हमने क्या किया, x कर दिया। अब जब इसको मैंने x मान लिया
तो आप ये तो समझ गए कि इसकी जगह आप x लिख सकते हैं 1/x dq, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 1/x लिखा है और q के टर्म को अगर आपने x के फॉर्म में लिया तो dq को भी dx के फॉर्म में लेना पड़ेगा। यानी आपको पता होना चाहिए कि dq और dx में क्या रिलेशन है। तो ऐसा करने के लिए आप एक काम करिए, इस dx को dq के फॉर्म में आप डिफरेंशिएट कर लीजिए, जिससे आपको dx और dq का रिलेशन आ जाए। तो ऐसा करने के लिए सपोज़ मैंने इसको कर लिया dx/dq, यानी चार्ज के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लिया। तो इसमें मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ d/dq, और x की जो वैल्यू है मैं उसको यहाँ रख देता हूँ ce - q, ऐसा रख दिया मैंने। अब इसके साथ आप चाहते हैं तो आप जानते हैं ये टर्म और ये टर्म दोनों टर्म है, तो आप इंडिविजुअली इसको लिख सकते हैं d/dq और ce - d/dq, और यहाँ आ गया q। देखिए C यानी कि कैपेसिटेंस और E यानी कि EMF, ये दोनों टर्म कांस्टेंट है। तो ये पूरा का पूरा कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट का कभी भी डिफरेंशिएशन करते हैं अपन तो क्या आता है 0, माइनस dq/dq क्या आ जाएगा -1। तो यानी इसका रिजल्टेंट आया -1। अब आप समझ गए ये किसकी वैल्यू आई है, ये वैल्यू आई है dx/dq की, ये वैल्यू आई है हमारे पास dx/dq का। तो इससे एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आया कि अगर मैं dq को इधर भेज दूं तो dq इज इक्वस टू या dx इज इक्वस टू हो जाएगा dx इज इक्वस टू माइनस टाइम्स ऑफ dq, या फिर इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं कि dq इज इक्वस टू माइनस टाइम्स ऑफ dx, इसको ऐसे लिखा जा सकता था। तो ये एक तरीका बताया मैंने जिसको मैथमेटिक्स के बच्चे करते रहते हैं, पर बायो वाले बच्चों के लिए खास कर ये है, और बाकी जिन बच्चों को कन्फ्यूजन है उनको भी ये बात समझ लेनी चाहिए कि जब मैंने इसको सॉल्व करना ईजी करके तो मैंने इस पूरे को x के बराबर माना और फिर x को dq के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया ताकि मुझे dx और dq का रिलेशन आए, और जब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया तो इसका सोल्यूशन आ गया -1, यानी dx इज इक्वल टू -dq है। सो आई होप कि इसमें आपको अच्छे से क्लियरिटी आ गई। कहानी यही नहीं रुकती है, अगर आपने dq को dx के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है तो एक तरीका ये भी है कि आप इसको लिमिट को, जैसे मैं क्या कह रहा था कि अगर मान लीजिए कोई बॉडी, कोई कैपेसिटर चार्ज हो रहा है तो शुरू में उसके पास 0 चार्ज था और t टाइम बाद उसके ऊपर q चार्ज हो गया। तो dq जब आप ले रहे थे तो आप लिमिट क्या ले रहे थे 0 से लेकर के q तक। अब अगर मैं x ले रहा हूँ तो मुझे लिमिट क्या लेना चाहिए, तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि चार्ज 0 जब है, q 0 है, उस वक्त x की क्या वैल्यू है, और चार्ज जब q है उस वक्त x की क्या वैल्यू है, वो उसकी पूरी रेंज हो जाएगी। तो ज़रा रेंज एनालिसिस भी कर लेते हैं, या तो आप चाहो तो फाइनली बाद में x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके कर सकते हो, या फिर रेंज शुरू से ही ले लो तो आपके लिए थोड़ा ईजी हो जाएगा। तो मैं ज़रा समझाता हूँ इसको डिलीट करके। आइए ज़रा इसके रेंज एनालिसिस करें कि रेंज कैसे लेते हैं, यानी कि लिमिट्स कैसे लेते हैं। लिमिट्स फॉर x या dx के लिए क्या रेंज लेंगे। तो अब सोचिए, हमने चार्ज की लिमिट क्या लिखी थी, एट t इज इक्वस टू 0, यानी कि जब टाइम 0 था तो चार्ज की वैल्यू कितनी थी, एट t इज इक्वस टू 0, q की वैल्यू भी 0 थी, यानी चार्ज की वैल्यू, यानी चार्ज की शुरुआत कहाँ से है, यानी अगर x इनिशियल पूछा जाए तो x की वैल्यू देखिए c माइनस q, तो इनिशियल स्टेट में चार्ज की वैल्यू 0 है, यानी अगर यहाँ 0 पुट कर दीजिए तो यहाँ 0 आते ही c माइनस 0, तो x इनिशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी c। इसके बाद अब फाइनल देखते हैं कि x फाइनल क्या होगा। x फाइनल पूछा जाए तो t टाइम में, फाइनल का मतलब एट t, एट टाइम इज इक्वल टू t, फाइनल का मतलब क्या है कि एट टाइम, कौन सा टाइम है t, जिस वक्त उसके ऊपर q चार्ज आया है तो q की वैल्यू q ही होगी, यानी कि x फाइनल की वैल्यू हो जाएगी c माइनस q। ये रेंज आ गई। यानी अगर मैं सारे एक्सप्रेशंस को, कौन से एक्सप्रेशंस को, इंटीग्रेशन लिया था 1/ce माइनस q dq, अगर मैं इसको 1/x के फॉर्म में चेंज करना चाहूँ तो मैं इसको ऑलरेडी x मान चुका हूँ इस वाले एक्सप्रेशन को, तो मैं इसको लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ 1/x, ये पूरा x आ गया। अब dq को मुझे dx लिखना होगा, तो dq बराबर होता है माइनस dx के, तो यहाँ मुझे लिखना पड़ेगा माइनस टाइम्स ऑफ dx, और इसकी रेंज लेने की बारी आएगी x की रेंज। तो x की रेंज हमने ले ली है कहाँ से कहाँ तक, c से लेकर के c माइनस q तक। रेंज कैसे लेते हैं मैंने वो भी बताया,
कैसे इसको सॉल्व करना है, लेट लेना है, ये पूरा प्रोसेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान रखना है। कई बार डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस में ये करना पड़ता है, मेडिकल के बच्चों को भी पता होना चाहिए कि एक्स मान करके और इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। सो रेंज आपको पता लग गया सी और सी माइनस क्यू। तो आई होप कि आपको ये क्लियरिटी आ गई। और सोचिए इसका इक्विवेलेंट क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ 1/RC टाइम्स ऑफ dt ये था। तो साथ में हमें इसको भी लेकर के चलना है 1/RC टाइम्स ऑफ dt। तो मैंने ओवरऑल कन्वर्ट किया, या ये पूरा प्रोसेस कन्वर्जन से रिलेटेड था कि इसको 1/x dx के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें। तो आई थिंक ये प्रोसेस आपने नोट कर लिया है और इसको समझ भी लिया है। अब मैं इसको हटा के और फाइनल इसके आंसर की डिस्कशन करते हैं। सो इसको फाइनली लिखते वक्त इस माइनस साइन को मैं बाहर ले लेता हूँ। तो इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस, यहाँ बाहर ले लिया, और इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, और इसकी रेंज हो गई, फिर से लिख देता हूँ c और c माइनस क्यू इज इक्वल्स टू 1/RC को ले लेता हूँ बाहर, और इंटीग्रेशन ऑफ dt, और यहाँ से ले लेता हूँ इसकी रेंज 0 से लेकर के t तक। आई होप कि आपको ये स्टेटमेंट बहुत अच्छे से समझ आया। अब आप देखिए 1/x dx को आप जानते हैं क्या लिखना है, log x, या इसको ln, वही log लिखिए या ln लिखिए, मतलब ln या log लिखने का मतलब log e बेस है। तो e बेस इसके साथ क्या है, e है। तो ये आ गया 1/x dx का log x लिख दिया, और यहाँ रेंज दे देंगे c और c माइनस क्यू, और dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/RC ऐसे ही रहेगा, और dt का इंटीग्रेशन t, यानी कि आ गया हमारे पास t, और रेंज क्या आ गई 0 से लेकर के t तक। अब आप देखिए, पहले मुझे x की जगह रखना है c माइनस क्यू, तो मैं लिख सकता हूँ ln ce माइनस क्यू माइनस, अब x की जगह रखना है log c इज इक्वल्स टू t माइनस 0, तो t ही आ जाएगा t/RC, और ये पूरा टर्म माइनस में आएगा क्योंकि माइनस टर्म इसके साथ चलता हुआ आ रहा है। ये आपने देख लिया, माइनस टर्म इसके साथ आ रहा है। तो यहाँ भी ओवरऑल इस पूरे एक्सप्रेशन के साथ माइनस आ रहा है। एक काम करिए, इस माइनस को यहाँ ना रख करके राइट साइड भेज दीजिए, तो यहाँ माइनस आ जाएगा। अब यहाँ मैंने कर दिया प्लस, तो प्लस आके यहाँ माइनस टर्म आ गया, क्योंकि माइनस जो लेफ्ट में आ रहा था उसको मैंने राइट की तरफ ट्रांसफ़र कर दिया। कर सकते हैं यूँ कहिए कि माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो एक तरफ माइनस, माइनस माइनस यहाँ प्लस आ गया, या यूँ कहिए कि इसको राइट साइड ले गया, ये अलाउड है। अब आप देखिए log m माइनस log n, ये आप सब जानते हैं, log m/n, यानी इसको ऐसे लिखा जा सकता है ln ce माइनस क्यू अपॉन ce इज इक्वल्स टू माइनस t/RC। ये लिखा जा सकता है ln ce माइनस क्यू अपॉन c, इस पूरे टर्म को ऊपर रखा, इस टर्म को डिवाइड में किया, क्योंकि log m माइनस log n log m/n लिखा जा सकता है, विच इज़ इक्वलेंट टू t/RC। अब मैं इसको हटा देता हूँ। सो आई होप कि आपको इसकी प्रॉपर क्लियरिटी आ गई। अब एक बात तो सब लोग जानते हैं कि log में जो भी वैल्यू होती है उसका जो अल्टीमेट रिजल्ट आता है वो पावर को रिप्रेजेंट करता है, log का जो भी बेस हो। यानी ln लिखा है तो इसका मतलब e बेस है, यानी e की पावर दिस इज इक्वल्स टू दिस, e की पावर दिस इज इक्वल्स टू दिस का ही ये log कन्वर्जन है। तो अगर मैं इसको रिवर्स कन्वर्जन कर दूं, इस log को इधर की तरफ ले जाऊं, यानी इसको e के पावर के साथ, यानी ये पूरा टर्म पावर होता है, log का ही दूसरा नाम पावर है। तो अगर मैं इसको ले जाऊंगा तो मुझे जो बेस है उसकी पावर में ये डालना पड़ेगा। यानी इसी एक्सप्रेशन को कैसे लिखा जा सकता है, इसको यहीं एज इट इज़ छोड़ दीजिए, यानी ce माइनस क्यू अपॉन ce, इसको लिखा जा सकता है e की पावर, इस पूरे टर्म को पावर में ले लिया, माइनस t/RC। ये पूरा कन्वर्जन हो गया, ce माइनस क्यू इज इक्वल्स टू e की पावर माइनस t/RC। अब अगर मैं इसको स्प्लिट कर दूँ तो c/c आ जाएगा 1, माइनस ये इसको स्प्लिट कर दूँ तो q/c, तो q/ce इज इक्वल्स टू e की पावर माइनस t/RC, ये आ गया। अब मैं इस एक्सप्रेशन को इधर ले जाऊं तो ये इधर माइनस में आ जाएगा, ये जाके प्लस में हो जाएगा। जब ये दूसरी साइड जाएगा तो प्लस में, यानी q/c प्लस में आ गया, इज इक्वल्स टू ये इधर आकर के 1 के साथ माइनस में आ गया, 1 माइनस e की पावर t/RC। अगर मैं इस c को इधर ले जाऊं तो q के लिए फॉर्मूला बना मेरे पास c ब्रैकेट में 1 माइनस e की पावर माइनस t/RC। इसको आप प्लस में लेकर के 1/e t/RC भी ले सकते हैं, लेकिन ये आपके पास एक फार्मूला आया, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला, q इज इक्वल्स टू c 1 माइनस e की पावर माइनस t/RC। इस पूरे को सॉल्व करने के बाद ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। आई होप कि आपने ये पूरा प्रोसेस अच्छे से देख लिया
और समझ लिया, और ये प्रोसेस भी। अब मैं इसको हटाता हूँ, हटा के फिर मैं इसका थोड़ा सा एक आध वर्जन और समझाता हूँ, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं इस वाले एक्सप्रेशन को, तो आपको थोड़ी और क्लियरिटी आ जाएगी। आइए जरा इसके सिंप्लीफिकेशन पे और चर्चा करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये क्यू अपने मैक्सिमम स्टेज में कब आएगा, अब आप देख रहे हैं कि ये चार्ज कहीं ना कहीं टाइम का फंक्शन है, यानी जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे ये चार्ज भी बढ़ेगा। तो अगर टाइम बढ़ता बढ़ता, टाइम की क्या लिमिट है, कहाँ तक बढ़ सकता है? आंसर है इन्फिनिटी तक। यानी अगर मैं टाइम को इनफाइनाइट ले लूँ, अब आप सोचिए कि एट टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट, जब टी इनफाइनाइट पे पहुंच गया, मैंने मान लिया उस वक्त ये चार्ज मैक्सिमम होगा। अब टी इनफाइनाइट पे पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो देखिए ये माइनस में है टी बाई आर सी, ये इनफाइनाइट पे पहुंच गया, सम इनफाइनाइट डिवाइडेड बाई समथिंग इज ऑल्सो इनफाइनाइट। तो सपोज कि ये इनफाइनाइट और ये डिवाइड में आ जाएगा 1 बाई ई में। तो 1 बाई इन्फिनिटी क्या होता है? किसी भी नंबर को 1 को अगर इन्फिनिटी से डिवाइड करें, क्योंकि ये माइनस पावर है तो ये नीचे जाएगी, तो 1 बाई ई की पावर समथिंग आ जाएगी। ई भी एक नंबर है, कांस्टेंट नंबर, उसकी पावर इन्फिनिटी है, मतलब इन्फिनिटी आ गया। तो 1 बाई इन्फिनिटी क्या होता है? आप सब जानते हैं 1 बाई इन्फिनिटी 0, क्योंकि अनंत नंबर को अगर 1 से डिवाइड करेंगे 0.0000 समथिंग टाइम्स होगी, जिसको आप 0 ही मानेंगे। तो अब सोचिए 1 माइनस 0 1, यानी सी, यानी आपसे पूछा जाए क्यू मैक्स, जिसको आप चाहो तो लिख सकते हो क्यू नॉट, उस वक्त वैल्यू क्या होगी? सी के बराबर। यानी सी कौन सी स्टेज है? मैक्सिमम चार्ज, क्योंकि उस वक्त ये पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा इन्फिनिटी के वक्त, और बचेगा सिर्फ सी। तो क्यू नॉट की जब वैल्यू पूछी जाएगी तो सी कहोगे आप, यही मैक्सिमम चार्ज होगा किसी भी कैपेसिटर के ऊपर। यानी अगर आपको यही एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई करने को कहा जाए तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट, ये सी की जगह क्यू नॉट रख दिया, 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। ये मैंने लिख दिया आपके सामने फार्मूला। अब मैं आगे बढ़ने से पहले आपको एक और बात बता दूं। आपने सिर्फ यही पढ़ा कि चार्ज का एड ऑन होता है कैपेसिटर में। अब सोचिए ज़रा, चार्ज के एड ऑन होने से क्या क्या चीज़ें होती हैं? उस कैपेसिटर का वोल्टेज एड ऑन होगा, वोल्टेज बढ़ेगा धीरे धीरे। अगर मैं इस Q की जगह रख दूँ C बाई वी, क्योंकि आप जानते हैं Q इज इक्वल टू C इंटू वी, तो अगर इसके C इंटू वी रख दूँ, C इंटू वी रख दूँ, तो C तो कांस्टेंट ही है, वो तो कैपेसिटर के C ऑलवेज कांस्टेंट है जब तक उसके पैरामीटर्स चेंज ना किए जाए। तो C से C कट जाएगा V, यानी यही फार्मूला ड्यूरिंग चार्जिंग ऐसे भी लिखा जा सकता है, V इज इक्वल टू वी नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। वोल्टेज के रिगार्डिंग कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे भी आएंगे, एससी वर्मा में लगभग 25-30 क्वेश्चंस इसमें से हैं। जब आप सॉल्व करेंगे तो देखेंगे, कुछ में चार्ज का पूछेगा, कुछ में वोल्टेज का पूछेगा, कुछ में इलेक्ट्रिक फील्ड का पूछेगा, कुछ में एनर्जी का पूछेगा। अब जरा इसी से जुड़ा हुआ है एक और वो है इलेक्ट्रिक फील्ड का। यानी आप समझ गए कि अगर पोटेंशियल का भी वक्त के साथ जो वेरिएशन है, अगर उसका फंक्शन पूछा जाए, उसकी एक्सप्रेशन पूछी जाए तो ये आ जाएगी। ध्यान रहे ये चार्जिंग के ड्यूरेशन में, डिस्चार्जिंग की बात अलग से होगी। अब सोचिए ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूँ तो उसके लिए भी यही एक्सप्रेशन हो जाएगा, E इज इक्वल टू ई नॉट 1 ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी सेम एक्सप्रेशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि V इज इक्वल टू आप जानते हैं E इंटू डी, तो D से D कट गया, सो E इज इक्वल टू ई नॉट 1 माइनस ई। यानी कि ये एक्सप्रेशन आपको ध्यान रखना है, जितने भी न्यूमेरिकल्स करेंगे जहाँ चार्ज हो रहा होगा, जहाँ कोई चीज़ इंक्रीज़ हो रही होगी, तो आपको यही एक्सप्रेशन ध्यान रखने हैं और इसको सॉल्व करना है। आपके न्यूमेरिकल सारे सॉल्व हो जाएंगे। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ आया कि ये एक्सप्रेशन आया कहाँ से और इसके यूजेस कहाँ कहाँ हैं। न्यूमेरिकल्स में इनको बहुत अच्छे से आप यूज़ करेंगे। एनर्जी पे भी अपन चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊँ कि थोड़ी चर्चा कर लेते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ ए बैटरी। ये तो आप पूरा चार्जिंग समझ गए कि अब डिस्चार्ज एक्शन में क्या होता है इसके साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी बात आपसे मैं यहाँ डिस्कस कर लूँ। यहाँ एक टर्म है RC T बाई RC। तो सबसे पहले RC के बारे में आता है। देखिए E की पावर कुछ भी आता है, जैसे E की पावर X है तो एक X एक कांस्टेंट टर्म है। अब यहाँ E की पावर X की जगह हम क्या देख रहे हैं कि ये है T बाई RC। तो कांस्टेंट टर्म आने के लिए कॉमन सेंस है कि ये टाइम है तो नीचे वाला भी टाइम का ही होना चाहिए, यानी इसकी डायमेंशन टाइम ही होनी चाहिए, तभी टाइम से टाइम यूनिट कट जाएगी और जो वैल्यू निकल के आएगी वो एक कांस्टेंट वैल्यू निकल के आएगी। लेकिन R और C ये दोनों कांस्टेंट टर्म्स हैं ऑलरेडी, क्योंकि R फिक्स्ड है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और C भी फिक्स्ड है उसकी।
तो ये कांस्टेंट है जिसकी डायमेंशन टाइम के इक्विवेलेंट है, इसीलिए इसको अपन कहते हैं टाइम कांस्टेंट, यानी आरसी के प्रोडक्ट को क्या कहते हैं, टाइम कांस्टेंट। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इसका नाम क्या है, टाइम कांस्टेंट। दूसरी बात, वन टाइम कांस्टेंट, टू टाइम कांस्टेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वन टाइम कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ कि आरसी बराबर हो गया 1t के ठीक इक्वल हो गया, यानी आरसी किस चीज़ के इक्वल हो गया, 1t के। सोचिए अगर आरसी 1 टाइम के बराबर हो जाए, 1 टाइम के, तो t से t कट जाएगा, e की पावर बचेगी क्या, 1, यानी 1 टाइम कांस्टेंट में पावर क्या आ जाती है, 1 आ जाती है। तो 1 टाइम कांस्टेंट का मतलब आप समझ गए कि व्हेन आरसी इज इक्वल टू 1 टाइम्स ऑफ t, ये है टाइम कांस्टेंट। तो कई बार आपसे पूछा जाता है कि एट 1 टाइम कांस्टेंट इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। अब जैसे इसी एग्जांपल में आपसे पूछ लिया जाए कि एट 1 टाइम कितनी हो जाएगी, आई होप कि आप ये समझ गए। मैं थोड़ा सा इसको आपको दिखाता हूँ, तो जरा इस एक्सप्रेशन को देखिए। अब अगर इस पूरे की वैल्यू 1 आ जाए, क्योंकि आरसी की वैल्यू 1t, 1 से t कट गया, 1 बचा, सो इसको ऐसे लिखा जा सकता है q इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस, इस -1 को आप नीचे ले लीजिए तो लिख सकते हैं 1 बाई ई, 1 माइनस 1 बाई ई, 1 का मतलब 1 ही है, और 1 डिवाइडेड बाई 2.718 ई की वैल्यू अगर हम रख देते हैं तो इसमें से इसको डिवाइड माइनस करेंगे तो बचेगा क्या, अप्रॉक्स बचेगा Q नॉट जो कि यहाँ है इंटू 0.63, यानी अगर परसेंटेज में देखें तो Q की वैल्यू होती है 63% ऑफ मैक्सिमम चार्ज Q नॉट, कब, एट 1 टाइम कांस्टेंट। एक टाइम कांस्टेंट में कितना चार्ज होता है एक के ऊपर, 63%, 0.63 का मतलब 63% ऑफ चार्ज। ऐसे ही 2 टाइम कांस्टेंट यहाँ e की पावर 2, ऐसे ही E3 करके हम डिफरेंट टाइम कांस्टेंट्स पे इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। कई बार इसका ग्राफ भी आपसे पूछा जाता है कि चार्ज वर्सेस टाइम का आपने जो रिलेशन निकला है कि एट टाइम t कितना होगा, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, तो इसको देख करके आप इजीली अंदाज़ा लगा रहे हैं। बाकी मैं फिर भी एक बार दिखाता हूँ आपको। अब देखिए इसका ग्राफ कैसा बनेगा, क्योंकि आप जानते हैं 1 टाइम कांस्टेंट में 63% हो जाएगा, और टॉप पे तो ये कभी नहीं पहुंचेगा। टॉप पे तो पहुंचने के लिए इसको टाइम का इनफाइनाइट होना पड़ेगा, यानी धीरे धीरे ये नॉन लीनियर ग्राफ है, क्योंकि आप जानते हैं 1 टाइम कांस्टेंट में ही 63% आ गया, फिर उसके बाद कम होता जाएगा, ग्रेजुअल रेट घटती चली जाएगी, लेकिन मिलेगी नहीं, मिलेगी कहाँ जा करके, इन्फिनिटी पे। तो उसका ग्राफ कैसा होगा, इस तरीके का ग्राफ होगा। तो आई होप कि चार्जिंग से रिलेटेड आपको सारी बातें अच्छे से समझ आई। अब फटाफट डिस्चार्जिंग पे आते हैं और उसको समझते हैं। सो आइए ज़रा डिस्चार्जिंग को समझते हैं। ये बहुत ईजी है, क्योंकि आपको इस पूरे सर्किट से बैटरी हटा देनी है, यानी अब बैटरी का काम कौन कर रहा है, सेल कर रही है, सॉरी कैपेसिटर कर रहा है, और कैपेसिटर से धीरे धीरे रजिस्टर की तरफ धीरे धीरे ट्रांसफर हो रही है करंट। मान लीजिए कैपेसिटर है और चार्ज है, इस तरफ पूरा फुल्ली क्यू है और इस तरफ माइनस क्यू है। यहाँ से आई करंट फ्लो करना शुरू किया, रजिस्टर आर के थ्रू फ्लो कर रहा है। फटाफट किरचॉफ लगा देते हैं ताकि हमें समझ आए। अब आप समझ चुके हुए तरीका क्या लगाना है, तो इसके पोटेंशियल डिफरेंस को मैं ले लेता हूँ Q बाई सी। मैंने मान लिया टी टाइम में Q चार्ज आ गया, तो Q बाई सी माइनस I इंटू आर, इट मस्ट बी इक्वल टू 0। ये आपको एक्सप्रेशन पता ही है कि किरचॉफ लगा के ये वाला एक्सप्रेशन आराम से सॉल्व कर लेना है। मैं सिंटेक्स नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन आपको पता लग गया कि अप्लाइंग किरचॉफ लॉ इन दिस लूप, ऐसे चल रहे हैं। अब इसमें एक बात और है, यहाँ 2 बातें समझ सकते हैं। ये थोड़ा बैटरी से अलग है, जो कैपेसिटर होता है वो बैटरी से थोड़ा सा अलग होता है। जहाँ तक साइन कन्वेंशन का सवाल है, यहाँ 2 तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहला, आप जानते हैं कि सेल में जैसे ही कोई चार्ज घूम के आता है, फिर वो उसे वापस एनर्जी मिलती है, एनर्जी गेन करता है और फिर एनर्जी गेन करके घूम रहा होता है, यानी यहाँ से उसे एनर्जी मिलती है। लेकिन कैपेसिटर में ऐसा नहीं होता, कैपेसिटर की खुद की एनर्जी धीरे धीरे डाउन हो रही होती है। यानी आप चाहें तो यहाँ माइनस ले लें, इस एक्सप्रेशन को समझ लें कि माइनस इज इक्वल टू 0, लेकिन फिर लूप लॉ गड़बड़ हो जाएगी। तो इसी माइनस साइन कन्वेंशन को हम एक और तरीके से समझते हैं कि अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो इस एक्सप्रेशन से आपको एक बात तो पता लग गई कि Q बाई सी एग्जैक्टली इक्वल्स होगा I इंटू आर के, और इसी Q बाई सी, यानी मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ Q बाई सी, और इस R को मैं यहाँ लिख देता हूँ R इज इक्वल्स टू I, ये आ गया I, जिसको मैं चाहूँ तो लिख सकता हूँ Q बाई सी आर, और I को लिख सकता हूँ dq, यहाँ इसको लिख सकता हूँ dq बाई dt। लेकिन यहाँ एक चीज़ समझनी है, जब मैंने इस I को dq बाई dt लिखा है, तो आपको ये समझना है कि जब वक्त बढ़ रहा होगा तो चार्ज घट रहा होगा, क्योंकि यहाँ धीरे धीरे चार्जेस का लॉस हो रहा है। यानी कि ये पूरा करंट की जो वैल्यू है, क्योंकि करंट में क्या क्या एसोसिएटेड है, रेट ऑफ चेंज इन
करंट विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, तो टाइम बढ़ रहा है तो चार्ज क्या हो रहा है, घट रहा है, यानी ये ओवरऑल वैल्यू क्या चली जाएगी, माइनस में। यहाँ अगर आप माइनस नहीं एसोसिएट करना चाहते हो तो आपको रियल में सीरियसली यहाँ ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं हियर चार्जेस इज कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग सो इट इज़ कमिंग इन माइनस, तो ये जो रेटिंग आएगी dq/dt वो माइनस में आएगी, घट रही होगी, इसीलिए यहाँ एक्सप्रेशन क्या लगाना है, माइनस को। तो ये साइन कन्वेंशन आपको ध्यान रखना है। अब देखिए q यहाँ है, dq यहाँ है, तो एक काम करते हैं, इस dq को यहाँ ले आते हैं, या q को यहाँ ले जाते हैं और इसको फिर सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ dq/q इज इक्वस टू, ये dq इधर आया तो ये dt इधर आ जाएगा, dt/cr, बिल्कुल वैसा ही एक्सप्रेशन आ गया पुराने प्रीवियस एक्सप्रेशन जैसा, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है क्योंकि ये 1/q dq का डायरेक्ट फॉर्मेट आ गया, इसमें कुछ x मानने की ज़रूरत नहीं है। आप जानते हैं इसमें आप क्या लिख सकते हैं एक्सप्रेशन से, मान लिया इनिशियल में इसके पास कैपिटल Q था और आफ्टर टाइम t इसके पास जो बचा, आफ्टर टाइम t कितना बचा, लेट इनिशियल चार्ज कितना था, इनिशियल चार्ज कैपिटल Q था, और चार्ज एट टाइम t कितना था, चार्ज एट t कितना बचा, स्मॉल q बचा। तो इस टाइम की रेंज हो जाएगी 0 से लेकर के t तक, और चार्ज की रेंज हो जाएगी कैपिटल Q से स्मॉल q तक। अब सबसे पहले तो इसको सॉल्व करते हैं ज़रा फटाफट। dq 1/q dq का आप समझ सकते हैं ln सीधा q, जिसकी लिमिट हो जाएगी कैपिटल Q से स्मॉल q तक, और इज इक्वस टू 1/cr कांस्टेंट बाहर, और dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t-0 को हम लिख सकते हैं सीधा t। तो आपको समझ आ गया। अब आपको प्लेस क्या करना है, कहाँ से कहाँ तक की रेंज लेकर के कैसे इसको सब्स्टिट्यूट करना है। अब इसको ज़रा देख लीजिए फटाफट। सबसे पहले तो आप q रखेंगे ln q माइनस ln q नॉट log m माइनस log n। अब आप समझ चुके हैं अच्छे से, तो इसको सीधा लिखा जा सकता है q/q नॉट इज इक्वस टू t/cr। लेकिन एक बात ध्यान रहे, यहाँ से ये माइनस अभी हम छोड़ते हुए आ रहे थे, यहाँ माइनस आएगा, फिर यहाँ राइट साइड में माइनस आएगा और ये पूरी वैल्यू माइनस में आएगी। सो आई थिंक कि आप ये समझ गए, ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया। अब ln को अगर मैं राइट साइड ले जाऊँ तो e की पावर में ले सकता हूँ। तो सबसे पहले तो आप इस डिस्चार्जिंग वाले पूरे प्रोसेस को समझ चुके हैं आई होप, क्योंकि मैं अब इसको सिंप्लीफाई करने जा रहा हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। सो आइए इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें, इसको राइट साइड ले जा करके e की पावर में ले देता हूँ, तो बचेगा q/q नॉट इज इक्वस टू, ये मैंने शायद कैपिटल Q था तो मैं इसको q नॉट मान लेता हूँ, मैक्सिमम चार्ज q नॉट से और अभी कहाँ है q तक। सो q/q नॉट इज इक्वस टू e की पावर माइनस t/RC, यानी पहले यहाँ से लिख देता हूँ नहीं तो आपको कन्फ्यूजन होगी। इनिशियल चार्ज में मैंने मान लिया q नॉट था और एट t q था, सो मैंने लिमिट q नॉट से q तक ले ली, ये कहानी आ गई। सो e की पावर माइनस t/RC। अब इस q नॉट को यहाँ ले लेंगे तो आ जाएगा q इज इक्वस टू q नॉट e की पावर माइनस t/RC। सेम वही आया लेकिन उससे भी इजी फॉर्मेट आया, 1 माइनस e की पावर t/RC की भी झंझट नहीं है। तो आप ये समझ गए कि डिस्चार्जिंग के ड्यूरेशन में चार्ज की एक्सप्रेशन ये होती है। वोल्टेज की एक्सप्रेशन आपसे पूछी जाए तो आप सेम इसी फॉर्मेट में कन्वर्ट करके लिखेंगे t/RC। ऐसे ही अगर आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए तो E नॉट E1 माइनस t/RC। सारे एक्सप्रेशंस जो भी आपसे पूछा जाएगा इन्हीं तीनों से क्वेश्चन आता है, अलग क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आता, स्ट्रेट फार्मूला वाइज क्वेश्चन आता है। सिर्फ आपको फार्मूलाज पता है डिस्चार्जिंग का और चार्जिंग के, तो आप सारे क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो मुझे लगता है, उम्मीद कर सकता हूँ कि आप सबको बहुत अच्छे से क्लियरिटी के साथ ये पूरा एक्सप्रेशन समझ आया है। सो आई होप कि आपको अच्छे से सारे टॉपिक समझ आए। अब आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप जितने भी क्वेश्चन हैं, एससी वर्मा में आपको मिल जाएंगे बहुत सारे क्वेश्चन, एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल भी मिल जाएगा आपको, तो आप कम से कम 15-20 क्वेश्चन की हर वैरायटी के कुछ क्वेश्चन ट्राई कर लीजिए ताकि आपको ये टॉपिक हमेशा के लिए अच्छे से समझ आए, तो आप बड़ी आसानी से आप कर पाएंगे। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस पर प्रैक्टिस करना। चलिए ओके, गुड लक।